एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तेरे कदमों की मंजिल को भी अब तो तलाश है। हो तुम आसमान समेटे, क्यों उड़ान तेरी निराश है, निराश है। शौर्य की हुंकार संग सरलता का गान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। ओम शांति। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उलाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर तो पार कर ले हर मुश्किलों का समंदर। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। The time is now। जो करना है वो अभी करो, आज करो। लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं। वरदान है आज। शायद टू लेट का भी लग गया। प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है जीवन में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वरीयता, प्राथमिकता, किसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। 10 काम करने हैं, उसमें टॉप प्रायोरिटी क्या है, उसे सबसे पहले करना है, सबसे जल्दी करना है, तुरंत करना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। जन्म जन्म की बाजी है।
न्यूयॉर्क के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जाता है और वहाँ का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उसके पास पहुँचता है, बात करता है, अपनी समस्याएं सुनाता है और फिर बीच में ही पूछता है आपकी फीस कितनी है। वो डॉक्टर कहता है $500। वो कहता है असंभव, $500, इम्पॉसिबल। डॉक्टर कहता है ठीक है, $300 तुम्हारे लिए। वो व्यक्ति कहता है $300, इतने पैसे किसके पास है? डॉक्टर कहता है ठीक है, $150। वो कहता है एक विजिट के? डॉक्टर कहता है ठीक है, $50। वो कहता है $20 से ज्यादा नहीं दूंगा। डॉक्टर कहता है फिर तुम इतने बड़े हॉस्पिटल में और मेरे जैसे सबसे बड़े डॉक्टर के पास क्यों आए? वो कहता है जहां जब स्वास्थ्य की बात आती है, हेल्थ की, मैं आगे पीछे नहीं देखता। हेल्थ की जब बात आती है तो मैं आगे पीछे नहीं देखता। छोटी छोटी बातों के बारे में मैं नहीं सोचता। व्हाट इज द प्रायोरिटी? दो ही मुख्य पुरुषार्थ है बस। अगर इन दो को साथ लो, बाकी सब चरणों में आके गिरेगा। केवल दो, फूड एंड लस्ट। इसके अतिरिक्त और कोई पुरुषार्थ नहीं। संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण संयम। बाकी जितने प्रश्न हैं, इन दोनों से मुक्ति होते ही सभी के उत्तर मिल जाएंगे। मुक्ति, फ्रीडम, सारे प्रश्न खत्म। फूड फ्रीडम, सेक्स फ्रीडम। जब चेतना विकारों से पार निकल जाती है और सबसे गहरा संस्कार भोजन उसकी सभी आसक्तियों से परे निकल जाती है, इस संसार में ऐसी चेतना के लिए आकर्षित करने वाला कुछ नहीं बचता। फिर वो स्वतंत्र हो जाती है। सारे व्यर्थ के तर्क, व्यर्थ के प्रश्न समाप्त। किसी प्रश्न में कोई अर्थ नहीं रखा, क्योंकि यहां हम सीधा स्वरूप बनते हैं। तो आज का कितने दिन हो गए भट्टी के? 75 दिन। लंबा समय है, लंबी अवधि है। इतने दिनों से हम ये यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत से रहस्य असंख्य आत्माओं को अचानक मिले हैं, अचानक उनके जीवन में प्रकट हुए हैं, जो पहले कभी प्रकट नहीं हुए थे। सारे प्रश्न समाप्त। और भट्टी को हमने 4 चरणों में विभाजित किया था। 30 दिन, 27 दिन और 21 दिन। तीसरे चरण में अब हम हैं। और ये 3 चरण उस चौथे चरण की तैयारी है, जो 8 तारीख से चालू होगी 28 तक। ये पहली भट्टी है। अगली भट्टी इससे भी खतरनाक, पावरफुल, वो ट्रेनिंग भट्टी होगी। ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग कोर्स, BTC। उस भट्टी की ये भट्टी तैयारी है। और सबसे बड़ा राज पकड़ में आया है। सबसे बड़ा सूक्ष्म राज
जो सदियों से मिस हो गया था। संसार के लोग क्या कुछ करते हैं भोजन के लिए, बीमारियों से छूटने के लिए, कमजोरी से छूटने के लिए, मृत्यु से छूटने के लिए, परंतु एक सूक्ष्म राज छिपा रह गया था। प्रयत्न अब तक, पुरुषार्थ अब तक बाहर किया जा रहा था। ये खाऊं कि वो खाऊं, ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं, ये कच्चा ये पका, ये ऑर्गेनिक ये फ्रेश, ये बासी, ये बाहर पुरुषार्थ चालू था। बाहर का सारा पुरुषार्थ छोड़ दिया। अब एक ही पुरुषार्थ है बस, वही मूल है, एकदम कोर, जो मिसिंग लिंक थी, जो कड़ी थी, जो बाधा थी, और इतनी सूक्ष्म थी कि शायद पकड़ में आना भी मुश्किल थी, पर पकड़ लिया। नो चीविंग, चबाना बंद। वो करते ही चेतना में रूपांतरण हो गया। सॉलिड के डाइजेशन में जो ऊर्जा नष्ट और खर्च होती थी वो सारी की सारी बच गई। प्राणिक फ्लो स्टैब्लिश होने लगा। नींद जितनी थी उससे आधी, थकान खत्म, बीमारियां दूर अपने आप। ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, पुरानी है बहुत, पर खो गई थी, प्राय लोप। एक बच्चा अपने दादाजी के साथ घूमता है और कहता है, दादाजी आपको पता है साइंस अभी ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज में है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बन जाए। दादाजी कहते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है, ऑलरेडी खोजी गई है। बच्चा कहता है कौन सी? वो कहते हैं ट्री, पेड़, ऑलरेडी है। उसी तरह ये भी ऊर्जा को बचाना है, ऊर्जा का संरक्षण करना है, और ऊर्जा सबसे अधिक सॉलिड फूड के कंजप्शन में नष्ट होती है। शुरुआत इस भट्टी की कहीं और से की थी। 1 महीना, 2 महीना, तीसरे महीने के अंत में रूट बदल गया है। जिसने पीछे का मिस कर दिया वो ये कुछ नहीं समझेगा ये चल क्या रहा है। कोई हॉरर मूवी है, मिस्टीरियस सस्पेंस मूवी है, 3.5 घंटे की मूवी है, कोई तीसरे घंटे में आके बैठे फिर कहेगा ये कौन है, वो कौन है, ये कौन है, वो कौन है। और जो शुरुआत से देख रहा है अचानक उसको पता चल जाता है अच्छा मर्डरर खूनी ये है, कितना आश्चर्य होता है। पर जो अभी अभी आके बैठा है उसके लिए सब अपरिचित है, उसे कुछ नहीं पता कौन क्या चल रहा है। ये भट्टी भी ऐसी है, पुराने के आधार पर नया रचा जाएगा। और जो करना है आज करो और अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। जीवन कितना अनित्य है, कितना क्षणभंगुर है। अभी अभी है कोई और कल नहीं, किसी का भरोसा है। अभी अभी कोई सोता है, अगले दिन उठता ही नहीं है। फिर भी बट व्यक्ति आशाएं नहीं छोड़ता है, अपेक्षाएं आकांक्षाएं नहीं छोड़ता है। एक दादी माँ अपनी पर पोती के साथ, पर पोती अर्थात ग्रेट ग्रैंड डॉटर, बेटी की बेटी के साथ खेत से गुजर रही है। बूढ़ी है बहुत, बीच बीच में रुकती है,
वो बेटी उसका हाथ पकड़े हुए है। वो दादी माँ बीच बीच में आकाश की ओर देखती और हाय ऐसा कुछ करती है। ऐसा 3-4 बार होता है। छोटी बच्ची पूछती है, दादी माँ आप ये क्या करती हो? वो कहती है, मैं सोचती हूँ आज तुम हो, इसलिए तुम्हारे आधार से मैं चल पाती हूँ। कल को अगर तुम नहीं होगी या तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो मैं किसके आधार पर चलूंगी? आज तुम हो इसलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चल पाती हूँ। कल हो सकता है तुम चली जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। वो ये सोच रही है कि इसकी मृत्यु के बाद तक ये जिएंगी और उसकी मृत्यु के बाद भी ये जिएंगी, और उसे चिंता है ये मरने के बाद मेरा क्या होगा। जो करना है आज और अभी करो, जो अब तक नहीं किया। और ये 2 ही पुरुषार्थ है बस, जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित है। संपूर्ण, सब द्वंद्वों से पार निकल गया है। पुरुष के आकर्षण और स्त्री शरीर के आकर्षण से पार, शरीर के ही आकर्षण से पार। मुरली में आज का शरीर को भूलो। जन्म जन्म से शरीर में रही आत्मा, शरीर के प्रति लगाव है, आसक्ति है, स्वयं के भी और दूसरों के भी। केवल काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देता है, इतना जानना पर्याप्त नहीं है। उसकी कितनी गहराई है, उसमें तो आत्मा डूबी हुई है। शरीर में अंग अंग में आसक्ति है, अपने भी और औरों के भी। उसको गहराई से समझना है। यही एकमात्र पुरुषार्थ है। फूड फ्रीडम एंड ब्रह्मचर्य, दैट्स इट। इन 2 को साध लो, कुमार जीवन सफल, कुमारी जीवन सफल। इन 2 से पार हो जाओ, अपने आप सारे विकारों से मुक्ति। इसलिए धीरे धीरे हम भट्टी के उस कड़ी तक पहुंचे हैं कि जहां पर जो कुछ डाला जा रहा है वो लिक्विड हो, लिक्विड लाइफस्टाइल, लिक्विड फॉर्म। सारे पुरुषार्थ कर लिया, बहुत कुछ किया, उपवास किए, रॉ किया, फ्रूटेरियन किया, फास्टिंग किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, इसके पहले की जितनी भट्टियाँ हुई, SFV किया, सॉलिड फूड वैकेशन, अभिनव क्रांति 21 दिन की, उसके भी पहले 1-2 भट्टियाँ हुई, उसमें भी अलग अलग प्रयोग किए। और सारे प्रयोग का निष्कर्ष और सार आज की तारीख में यहाँ तक पहुँचा है। आगे शायद और बदलेगा, परंतु ये मेन स्टेप है उस अल्टीमेट अवस्था तक पहुंचने के पहले की। लिक्विड जीवन, लिक्विड लाइफस्टाइल। सॉलिड खाते ही डाइजेशन एक्टिवेट हो जाता है। और योगी का शरीर डाइजेशन का शरीर नहीं है, एब्सॉर्प्शन का शरीर है। और डाइजेशन ढेर सारी ऊर्जा को खींच लेता है और सारा समय उसी में बिजी हो जाते हैं। मोबाइल में पावर बैंक लगा रहे हैं क्योंकि बैटरी कम हो रही है, पर अब पावर बैंक ही बैटरी से पावर खींच रहा है, मोबाइल से उल्टा हो रहा है। भोजन खा रहे हैं ताकि भोजन से शक्ति मिले, पर भोजन ही चबाने के लिए हमसे ही शक्ति खींच रहा है। उल्टा काम हो रहा है। The last and the ultimate step before level 4 is liquidarian. तो धीरे धीरे हर दिन
सॉलिड से स्वयं को मुक्त करते जाना है। जब तक लिक्विडेरियन में संपूर्ण रीति स्थित नहीं हो जाते, तब तक ब्रह्मचर्य कठिन होगा। देह का आकर्षण से बाहर निकलना, देह के आकर्षण से बाहर निकलना कठिन होगा। तो इस बैकग्राउंड के साथ प्रश्न उत्तर तो होने ही नहीं चाहिए वैसे तो, परंतु मनुष्य मन है जो हर उत्तर में 10 प्रश्नों को खोजता है, और जो उत्तर उसमें दिए जाएंगे उसमें और 100 प्रश्नों को खोजता है। उसी में उसे खुशी मिलती है। ओम शांति। आज का प्रश्न है, मैं एक जॉब में हूँ, दिन भर वही बीत जाता है, उसके बाद गृहस्थी की सेवा, इसमें भाई जी की बताई बातों को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करती हूँ, पर जैसा कि ये शरीर को इतने जन्मों की आदत है, उससे निकलने में गलतियाँ हो जाती हैं। भाई जी प्लीज गाइड हाउ टू रिजॉल्व एवरीथिंग फ्रॉम अमृत वेला टिल नाइट। जीवन संघर्ष है, सतत युद्ध, सतत लड़ाई, विद्रोह है स्वयं से, स्वयं के संस्कारों से। क्रांति का मार्ग है, सीखते जाना है। हर दिन कुछ सिखाता है, नई नई बातें। अपनी दिनचर्या का अमृत वेला अवलोकन करना है। ये है दिनचर्या, सुबह से लेकर रात तक। और इसमें सोचना है कहाँ पर गड़बड़ है, कहाँ पर माया आ सकती है, कौन सा समय है जो वेस्ट होता है और क्यों होता है, कौन सा इंपल्स, कौन सा फिलिप एक ट्रिगर आता है, तब वह आसक्ति जागती है, वो विकार जागता है। कौन सी चीज हो गई अचानक, देखी सुनी सूंघी तो कोई चीज खाने की इच्छा हुई, और वो खाने के बाद भी क्या मिला, उस तृप्ति को भी साक्षी होकर देखो। अपने दिनचर्या को साक्षी होकर देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चल रहा है दिनचर्या में, और रोज देखना। डिटॉक्स कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये तो रिफाइनमेंट एंड रीफाइनमेंट एंड रीफाइनमेंट करते ही जाना है, करते ही जाना है, और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म, रुक नहीं जाना है। सफलता से संतुष्ट नहीं और असफलता से निराश नहीं। डिवाइन डिस्कंटेंट, दैवी असंतोष हो अपनी दिनचर्या से। कल वाली जो थी वो परसों वाली से तो ठीक थी, पर इसे और ठीक किया जा सकता है। अपने जीवन का शिल्पकार खुद बनना है। छन्नी हथौड़ा लेकर खुद ही को ठीक ठाक करना है। वो चित्र है ना, 2 पुरुष, इतना मोटा, आधा भाग ठीक किया हुआ, और इधर का मोटा है, वो इधर का ठीक कर रहा है। देखा है ना चित्र सबने, जिम में होता है ये चित्र हमेशा। एक स्त्री एक पुरुष, ऊपर का भाग अच्छे से ठीक हो गया है, छन्नी हथौड़ा उसी के हाथ में है, नीचे का बड़ा है, वो अभी नीचे का ठीक कर रहा है। स्वयं स्वयं को ही ठीक करो, स्वयं स्वयं के ही शिल्पकार। छन्नी हथौड़ा लो और जहां जहां एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको काटते जाओ। संपूर्णता तो है ही ऑलरेडी, तुम संपूर्ण हो ऑलरेडी, कहीं से लाना नहीं है। पिकासो अपने एक मित्र, माइकलएंजेलो अपने एक मित्र के दुकान में जाता है। दुकान के सामने ढेर बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। वो अपने मित्र से कहता है, इतना बड़ा पत्थर, वो भी दुकान के सामने है। वो कहता है, मैं तो परेशान हूं, कोई हटाए इसको,
इतना बड़ा पत्थर है। वो कहता है उसको माइकलएंजेलो कि मुझे दे दो ये पत्थर। वो पत्थर ट्रक में भर के गाड़ी ले अपने घर ले आता है और उसमें वो एक मूर्ति बनाता है। कुछ समय के बाद वो मित्र उसके घर आता है, देखता है ये क्या, इतनी अद्भुत कलाकृति। मदर मेरी है और उसकी गोद में जीसस क्राइस्ट लेटा हुआ है। मुझे आपने ये मूर्ति कहाँ से लाई? वो कहती है तो वही पत्थर है तुम्हारा, तुम्हारे जो दुकान के सामने था। वो कहते तुमने ये कैसे बनाई? वो कहता है इस पत्थर को जब मैंने देखा तो वो मूर्ति मुझे पहले ही उसमें दिखी। मैंने तो केवल जो अनावश्यक था उसको हटा दिया। मूर्ति वही थी, पत्थर में ही थी। जो मूर्ति नहीं थी, नॉन स्टैचू जो था, उसको खाली हटा दिया। वो संपूर्णता की मूर्ति हम में ही है। यू आर ऑलरेडी परफेक्ट, यू आर ऑलरेडी एंजल। ये जो नॉन एंजेलिक जो है ना, उसको हटाना है। तो इसमें भी सेम, अपनी दिनचर्या को देखो, ठीक करो, फिर करेक्ट करो, फिर करेक्ट करो, फिर करेक्ट करो। नए कीर्तिमान स्थापित करो हर दिन। कल जो किया आज उससे और अच्छा और अच्छा और अच्छा। और जो अनावश्यक है, जो व्यर्थ है, जो निगेटिव है, जो विकार है, जो विकर्म है, जो अविद्या है, जो अंधकार है, वो सब सब हटाते जाना है। नेक्स्ट प्रश्न दो हैं मिलते जुलते। इस प्राणिक भट्ठी का विद्यार्थियों को क्या लाभ होगा? और इसी टीचर का नेक्स्ट प्रश्न है, भाई जी मैं एक टीचर हूँ एंड आई हैव टू टॉक विद स्टूडेंट नॉन स्टॉप इन दिस स्कूल्स टाइम एंड सम टाइम माई एनर्जी लेवल गोज डाउन, सो हाउ आई मैनेज? सबसे पहला तो प्राणिक यात्रा का लक्ष्य ही है कि ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। पहला, इमोशनल स्टेबल हो जाएंगे, कंसंट्रेशन की स्थिरता आ जाएगी, कंसंट्रेशन बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और विद्यार्थियों को तो ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। कौन कितना पढ़ रहा है इसका महत्व नहीं है, कौन कितना एकाग्रता से पढ़ता है। एक किताब है, ये सारा किसी को पढ़ने के लिए दिया, उसको कहो ये पूरा याद करो, वो 100 बार पढ़ते रहे, लाइब्रेरी में समय बिताते रहे, फिर भी कहाँ याद होता है। प्राणिक स्टूडेंट अर्थात सबसे पहले तो रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। अभी जो ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ना किताब, वो ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। रिटेनिंग पावर, मेमोरी पावर बहुत शार्प हो जाएगी। द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल। स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है कि जो मन शुद्ध होता है उसको वश में करना बहुत आसान होता है। द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल। और जिस मन को कंट्रोल किया जाता है वो मन तुरंत एकाग्र होता है। और जो मन एकाग्र होना जानता है वो कोई भी चीज को तुरंत धारण कर लेता है। स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती है। फिनोमिनल मेमोरी इसको कहते हैं। एक बार सुना, काम हो गया। एक बार पढ़ा, याद हो गया। पहले तो मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, टाइम वेस्ट नहीं करेगा व्यक्ति और प्रकृति के समीप रहेगा। और जो भी प्रकृति के समीप रहेंगे वो बीमार नहीं पड़ते हैं। जब प्रकृति से दूर जाते हैं तब बीमारियां आती है। आजकल का जो विद्यार्थी है उसकी दिनचर्या कैसी है? सुबह से लेकर रात तक कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है। ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन क्लासेस, धीरे धीरे आंखों पर असर पड़ता है। और कहाँ रहता है? बंद कमरों में रहता है, यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है। उसको टेबल पर ही उसकी मम्मी सब कुछ ला कर देती है, खाना पीना सब कुछ, जंक। बाहर प्रकृति से कोई कांटेक्ट ही नहीं है उसका। खेल कूद सबसे दूर चला गया है वो। जो कम से कम खेल कूद करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, पर बाकी कमजोर हो जाते हैं। चलो कोई डिग्री अब तो मिल जाएगी उनको, परंतु मॉरल, कोई आईएएस ऑफिसर बन सकता है, परंतु घूस न लेने की शक्ति यह अध्यात्म की शक्ति है।
तो विद्यार्थियों को तो बहुत सारे फायदे होंगे। और इसमें हमने एक ये भी देखा है, आनापान सती, श्वास को देखना, संवेदनाओं को देखना, ये जितने भी सारी बातें इसमें हुई है, सुविचार, ब्रह्मभोजन, पवित्रता, अन्न दोष, चिकित्सा, समय, संकल्प, पिकनिक, मुरली, संस्कार, साहस, क्रेविंग, ये सब पे काम करते 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 आत्मा में अद्भुत शक्ति जागृत हो जाती है, जो सामान्य व्यक्तियों के पास नहीं होती है। इवन जो अध्यात्म में है उनके पास भी नहीं होती है, क्योंकि उनकी शक्तियां भोजन में नष्ट हो रही है, खाने में, पचाने में, फेंकने में, जमा करने में, किचन में। यहां तो हम स्वतंत्रता के मार्ग पर है। तो एक तो ये विद्यार्थी, दूसरा जो टीचर्स है, टीचर्स को बोलना पड़ता है। अगर टीचर खुद ही प्राणिक टीचर है, खुद ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो अपने आप वो दूसरों को सिखाएगा, अपने आप। और विद्यार्थियों के लिए आज की साकार मुरली में बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ समझता नहीं है तो क्या करो, अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करो, चलो आज ढूंढो इसको, आज, कल नहीं, आज। बाप को याद नहीं, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करो, समझ में नहीं आता तो ढूंढो, मुरली में ढूंढो। नेक्स्ट। तो टीचर्स को बहुत फायदा है। टीचर्स उदाहरण होता है सबके लिए। टीचर जो करता है अपने आप वो दूसरों को सिखाने चालू कर देता है। एक तो ये, और उसके पास एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इस भट्टी में हमने देखा 3 क्राइटेरिया में तीसरा क्राइटेरिया है स्लीप स्टेबिलाईजेशन। अपने आप नींद धीरे धीरे कम होने लगती है। कम नींद में बहुत ज़्यादा ऊर्जा, या फिर नींद की जगह धीरे धीरे मेडिटेशन ले लेता है। कई सारे ब्रिदारियन लेवल 4 पर है, वो हफ्ते में 2 या 3 घंटा सोते हैं हफ्ते में, बाकी समय कार्य करते हैं, किताबें लिखते हैं और जो भी उनको काम करने हैं, पेंडिंग वर्क्स। क्योंकि व्यक्ति नींद की कमजोरी से मुक्त हो जाता है। उसको, हमें नींद की आवश्यकता नहीं, हमें आराम की आवश्यकता है। नींद एक माध्यम है जिसके आधार पर हम आराम करते हैं, परंतु जब, और नींद का कारण है भोजन। व्यक्ति धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर चलता है, जैसे जैसे वो नींद को छोड़कर मेडिटेशन करने बैठ जाता है। 1 घंटे का मेडिटेशन, 4 घंटे की नींद पूरी। 45 मिनट्स का योग निद्रा, 4-5 घंटे की नींद पूरी। क्योंकि कार्य बहुत है जो करने हैं, टाइम ही कम है। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करनी है विदिन। इमरजेंसी हुई थी ना, जैसे यहाँ वर्कशॉप की थी ना इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी वर्कशॉप जैसी इमरजेंसी क्रिएट हुई थी ना। नहीं, मैं इतिहास में पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, वैसी इमरजेंसी अपने अंदर क्रिएट करनी है। समझ में नहीं आता तो कोशिश करो समझने की। ये है आज की मुरली में। इमरजेंसी और सीरियस में क्या अंतर है? सीरियसनेस, गंभीरता। इमरजेंसी मतलब अभी करना है, अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी। जगदीश भाई, इमरजेंसी अभी करना है। वो क्या है, वो प्रेस वाले को क्या कहते थे वो, इमरजेंसी भाई, और अर्जेंट। वो भूल गए, वो कहानी है ना, वो प्रेस के, वो अर्जेंट करना है, अर्जेंट है आपका तो हमेशा ही अर्जेंट रहता है। वो प्रेस वाले उनको कहते थे ना, कोई एक और कहानी जुड़ी है उससे। तो क्रिएट अ सेंस ऑफ इमरजेंसी विदिन। आज नहीं किया ना, एक दिन अगर संस्कार बन गया, अगर आज कुछ भी किया तो अगले दिन कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा वो करने का। अगर आज गया तो अगले दिन कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तीसरे दिन और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा वो करने का। ये भी स्किल है। ब्रदरियन इज अ स्किल। प्राणिक लिविंग एक स्किल है, वो सीखते जाना है और उसके नए नए आयाम सीखने हैं, तो ऊर्जा बहुत आ जाएगी। टीचर्स को बोलना पड़ता है, कितना भी बोलते रहो, थकेंगे नहीं। अथक, टायरलेस। सुनने वाले तो हमें थकते ही है, दुखी हो जाते हैं सुनने वाले।
सुनाने वाला थकता नहीं है। तो इसका सार ये निकला, अगर टीचर प्राणिक यात्रा पर सही तरीके से है तो स्टूडेंट पर इफेक्ट पड़ेगा अपने आप, अन्यथा स्टूडेंट उसका प्राण ले लेंगे। इसका उत्तर ये निकला। टीचर्स बहुत दुखी है संसार में अपने स्टूडेंट से, क्योंकि उनको पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट बहुत खतरनाक है आजकल। कुछ भी कर सकते हैं बेचारे टीचर, डर डर के करते हैं सब। पहले स्टूडेंट डरते थे, अब टीचर डरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I started doing sun gazing. After a few days, floating spots in front of my eyes have increased. Now I am doing it with closed eyes. Even then, I am facing problem while working with the computer, facing difficulty in doing seva. Kindly guide me in this regard. सबसे पहला तो एक आई चेकअप करा लो, रेटाइनल चेकअप करा लो, देख लो आइस कंडीशन कैसी है। अगर आइस कंडीशन बहुत अच्छी है तो कुछ दिनों के लिए सन गेजिंग स्टॉप कर दो। अगर अच्छी है तो भी, अगर ये कुछ भी फ्लोटिंग दिखता है या कुछ दिखता है, कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए रोक दो, उसके बाद में रीस्टार्ट करके देखो। फिर अगर आइस में प्रॉब्लम है तो पहले तो उसका इलाज कराओ और डॉक्टर से कंसल्ट करो वो क्या कहते हैं। और अगर प्रॉब्लम लगी रही है तो बंद आंखों से भी इन्होंने ट्राई किया है। कई बार बंद आंखों से कुछ तो नहीं होना चाहिए, तो विजुलाइज करो बैठे बैठे। और जो उस दिन कहा था सन गेजिंग छोड़ो, मून गेजिंग, सन गेजिंग, ये गेजिंग, वो गेजिंग, सेल्फ गेजिंग करो। खुद को ही देखो, तुम ही सबसे बड़े सूर्य हो। तुमसे बड़ा सूर्य कोई है क्या संसार में? खुद को ही देखो, बस अपने आप सारे फायदे मिल जाएंगे। यू आर प्राणा। ऐसे कई देश है, अंटार्कटिका, फिनलैंड, वहां तो सूरज ही नहीं है, फिर तो क्या ब्रदरियन नहीं बनते लोग? नहीं, लोग तो कहते ये ठंडी में ये सब करना बहुत मुश्किल है, गर्मी में करेंगे हम। अरे ठंडी में ही आसान है, लोग तो ठंडी में ही करते हैं विदेश में। इसीलिए जहां तुम हो वहां से चालू करो। नॉनवेज खा रहे हो वहीं से चालू करो, दारू पी रहे हो वहीं से चालू करो, कुक्ड खा रहे हो वहीं से चालू करो, वीगन हो वहीं से चालू करो। जहाँ खड़े हैं वहीं से लाइन चालू होती है। जहाँ आप हो वहीं से ये चालू करना है। ऐसा नहीं जैसे राजयोग है ना, उसमें बाबा कहते कि जो अमीर है पहले साहूकार बनो, क्योंकि तुम्हें यज्ञ के लिए कुछ देना है, फिर बीके बनना। या फिर जो साहूकार है पहले गरीब बनो, क्योंकि मैं गरीब निवाज हूं, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। अच्छा तुम ये हो, तुम नौकरी नहीं करते, पहले नौकरी ज्वाइन करो फिर बीके में आना। पहले जो जहां खड़ा है उसको वहीं से चालू करना है। इसीलिए ये सहज है, जहां है वहीं से चालू करो, फिर धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। नेक्स्ट, तो सन गेजिंग जरूर। और दूसरी बात, सन गेजिंग करना ही है जरूरी भी नहीं है, करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो। क्योंकि हमने 100 टूल अगर दिए हैं इस यात्रा के, उसमें का एक है मात्र सन गेजिंग, केवल एक, बाकी 99 बाकी है। वो करो। ऑप्शन अलग अलग, ऑप्शंस अलग अलग है। हर एक की प्रकृति, प्रवृत्ति, स्थान, समय, कार्य, बीमारी के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी, कंटिन्यूस स्नीजिंग एंड रनिंग नोज इवन ऑन स्लाइट टेम्परेचर वेरिएशन नॉट अंडर एनी मेडिकेशन। एलर्जिक रिएक्शंस, कई लोगों को एलर्जी होती है, छींकें आती रहती है, कई चीज़ों की एलर्जी होती है। और एलर्जी और ये सब जो बीमारियां हैं उनसे छूटने का सबसे अच्छा तरीका है डाइट चेंज। 3 दिन गो फॉर रॉ, 3 डेज रॉ, 3 डेज जूसेस, तुरंत पता चलेगा कि किससे क्या हो रहा था। और फिर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना चीज़ों को। तो जैसे ही वो चीज़ इंट्रोड्यूस होंगी जिससे एलर्जी है, तुरंत छींकें चालू होगी, उसके बाद उसको हटा दो। खुद ही खुद का डायग्नोसिस करो। नहीं तो संसार में एलर्जी टेस्ट आती है, IgE टेस्ट आती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख के आती है, परंतु वो टेस्ट में भी थोड़ा सा धोखा है। उसमें 300 चीज़ें लिख के आती है, अगर मैं अपना कराऊँ तो मैं ऑलरेडी 4 चीज़ें खा रहा हूँ, वो उसमें लिख के आया एलर्जी है, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वो जो टेस्ट है वो 50-50% बिलीव करना है। 50, हाँ, जिनको बहुत ही छींके कंटिन्यूस आती रहती है
और ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जी के 2 कारण हैं। पहला है दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें, पहले उसको हटा दो। दूसरा है अनाज, ग्रेन्स को हटाते हैं, या ग्रेन्स के जो मॉडिफाइड वर्जन है। मेन ग्रेन्स तो 3 है, दाल, चावल और रोटी। इनको हटा के थोड़ा दूसरा डालो, मक्का, बाजरा, ज्वारी, ये डाल के देखो, या फिर क्या कहते हैं, ओट्स, बार्ली, कॉर्न, ये भी अनाज है, मक्की, और ये अपना मिलेट्स, रागी, ये सारी चीज़ें, इसकी भी रोटियां बनती है। कल के गीत में देखा ना हमने, कौन से गीत में, कौन सी रोटी थी गीत में? मांडवे की रोटी, वो है रागी की रोटी। तो ये सब अलग अलग प्रकार की रोटियां बन सकती है, इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो एलर्जी, और सबसे मेन तो पावरफुल जो उपाय है वो है फास्टिंग। दूसरा मेथड है रॉ फूड, तीसरा मेथड है जूसेस। ये सब ट्राई करके देखो, अगर बीमारी से छूटना है तो ये सब। बाकी ये प्राणिक यात्रा से इसका कोई संबंध नहीं है। प्राणायाम करो, योगासन करो, भस्त्रिका, 7 प्रकार के रोज प्राणायाम से प्राण ऊर्जा, 5 प्राण होते हैं, तो वो सब बहुत अलाइंड हो जाते हैं और प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है। भस्त्रिका, कितनी ऑक्सीजन अंदर चले जाता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रमरी प्राणायाम, उसके बाद में ओमकार, ये सारा जो है ये बहुत काम की चीज़ है, परंतु कंपलसरी नहीं है। ब्रिदारियन में करना है तो करो, फायदा हो गया, फायदा तो होना ही है, शारीरिक फायदा होगा, उससे बीमारियां दूर हो जाएगी, आयु बढ़ेगी और बहुत ऊर्जा का अनुभव होगा। भस्त्रिका, मन एकाग्र हो जाएगा पूरा। जब भस्त्रिका करते हैं तो कैसा पूरा ऊर्जा भर जाती है। यहाँ के जो लंग्स के जो नीचे के भाग है, एयर स्पेसेस, वो बंद रहते हैं, वो सब खुल जाते हैं। अभी हमारे जितनी लंग की कैपेसिटी है, हम उससे कई गुना कम उसका प्रयोग कर रहे हैं। कितना लंग सरफेस एरिया है वो बंद है, प्राणायाम से वो सारा खुल जाएगा। तो प्राणायाम तो बहुत अच्छी चीज है, योगासन, प्राणायाम, ये सब। हाँ, बाबा भी इसका विरोध इसलिए करते हैं कि ज्ञान योग से इसका, जैसे कई लोग प्राणायाम चढ़ाते हैं, समुरलियों में आता है शब्द, तो उससे कोई तपस्वी नहीं बन जाता है कोई, पर हाँ स्वस्थ तो रहेगा, उसके शारीरिक फायदे हैं, स्वस्थ रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। तो सारे प्राणायाम जो है, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, कपालभाति, उज्जैनी प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, ओमकार, ये सब प्राणायाम 7 जितने हैं, एक क्रम बना लेना है अपना। चालू यहाँ से करना, इतने 7 प्राणायाम हो गए, 8 प्राणायाम हो गए, उसके बाद ही उठना है और अपना टाइम एक फिक्स कर लो कि ये टाइम मुझे करना है, और जितना हो सके खुली हवा में करना है, बंद जगह पर नहीं, खुली हवा में किया जाता है प्राणायाम। और ब्रिदारियन जर्नी में ऐसा फायदा है कि कभी भी कर सकते, क्योंकि पेट खाली है ऑल द टाइम, बिकॉज यू आर द बॉडी ऑफ डाइजेशन। ये सबसे बड़ा फायदा है इस जर्नी में। जब चाहो तब एक्सरसाइज चालू, जिम चालू, उसमें अभी इतना सारा खाया है सॉलिड, पूरा यहां तक आखंड, अभी उसको पचने में, सॉलिड को पचाने में 2-3 दिन लग जाते। लिक्विड अगर भारी गलत भी ले लिया लिक्विड, तो भी 2 घंटे तक तकलीफ होगी, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। सॉलिड खा लिया मतलब पेट पर बोझ, सॉलिड खा लिया मतलब पेट अब डाइजेशन में चालू। जैसा मिक्सी में सेंगदाने डालो और उसको घुमाने के लिए कितना उसको मेहनत करनी पड़ती है, टेम्परेचर हॉट हो जाता है। गरम आटे में उंगली डाली है क्या किसी ने? गरम आटा जो निकलता है चक्की का, उसमें उंगली डालो, जलता है। ये पेट को वैसा ही काम करना पड़ता है। पूरे शरीर में कुछ डाल दिया रोटी, अब वो रोटी को पचाने को, ऊपर से तो कितना हल्का है, फुल्का हम लोग खाते हैं हल्का, अरे वो अनाज है, फुल्का कुछ नहीं, अनाज नहीं, वो सॉलिड है दूसरा। रोटी है खोटी, आटा है खोटा, आटा में है घाटा और रोटी है खोटी। इसलिए जितना हो सके सॉलिड से लिक्विड की तरफ चलो। तो कभी भी एक्सरसाइज, कभी भी ये सब कुछ कर सकते हैं। तो प्राणायाम करो, जोर लगा के करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडीज पीरियड पर प्राणिक लाइफ का क्या इफेक्ट रहता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, धीरे धीरे जो इरेगुलरिटीज़ है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो ब्लीडिंग और जो पेन होता है
मेनोरेजिया वो सब कम हो जाएगा, डिसमेनोरिया वो भी ठीक हो जाएगा। धीरे 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 बॉडी अलाइंड होती जाएगी और धीरे 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 वो सब बंद हो जाएगा। फ्रूटेरियन डाइट पर और ब्रेदेरियन लेवल 4 पर। सतयुग में जो देवियां है, व्हाट अबाउट देयर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल? अगर देखा जाए, सूक्ष्म में देखा जाए, आध्यात्मिक रीति से देखा जाए, हायर कॉन्शियस लेवल से देखा जाए, तो ये सब अपवित्रता है। धीरे धीरे उससे चेतना बाहर निकलती जाती है। जो लेवल 4 पर पहुंचते हैं उनके केसेस में ये देखा गया एट अ यंग एज वो सब बंद हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर में कि ऊर्जा का संरक्षण होने लगता है, हायर कॉन्शियसनेस पे व्यक्ति जीने लगता है। ये सब से कुछ भी, पुरुषों में ब्रह्मचर्य और स्त्रियों में ये, तो सतयुग में ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब नहीं होती है, क्योंकि वहाँ रिप्रोडक्शन, योनिज रिप्रोडक्शन नहीं है, वहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये वाला रिप्रोडक्शन नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पर। तो धीरे धीरे इस हायर स्टेजेस में ये सब हटते जाता है। पहले तो ठीक होते जाएगा और फिर हायर स्टेजेस में वो हट जाएगा। ऐसा लोगों का अनुभव है। नेक्स्ट। As a doctor in a role, is it right to be in contact with spirit and all plastic instrument were replaced by any this pranic yatra? क्या प्लास्टिक? प्लास्टिक लिखेंगे क्या लिखा है? ये लिखते भी ऐसा है ना, इज इट राइट टू बी इन कॉन्टैक्ट विद स्पिरिट ऑन एंड प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट? ये पढ़ाई रहेगी अभी। तो पर इसका इससे स्पिरिट से क्या कनेक्शन? आपने बीच में वो दो अलग अलग प्रश्न है। हाँ, ये दो अलग प्रश्न है। जिक्र किया था, हाँ, तो शायद ये जोड़ दिया साथ में। तो ये दो अलग प्रश्न है। पहला तो टू बी इन कॉन्टैक्ट विद स्पिरिट, सबसे पहला तो देयर इज समथिंग नोन एज मीडियमशिप, चैनलिंग। ये अपने आप में एक विद्या है, इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है और कई सारे लोग हैं जो चैनल होते हैं, जैसे यज्ञ में दादी गुलजार। बट अगर हम इस यज्ञ से बाहर निकलते हैं और संसार में देखते हैं, तो संसार में भी चैनलिंग तो एक ट्रेनिंग होती है उसकी। चैनलिंग होता है, मीडियमशिप होता है, जिसमें आप आह्वान करते हो। अब वो लोग जो संसार के लोग हैं उन्हें भगवान के बारे में पता नहीं, तो वो किसको आह्वान करते हैं? हायर स्पिरिट्स को, आर्च एंजल्स को। और ये जो ब्रिदेरियन का बहुत सारा ज्ञान जो है वो चैनल के द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं है किताबों में। कई लोग हैं जिनके अंदर कोई आत्मा प्रवेश की और जिसने ये ज्ञान सुना है और वो उसका आह्वान करते या उसके कांटेक्ट में रहते और उसको वो गाइड करते रहता है। आर्च एंजल, माइकल, ऐसे बहुत सारे एंजल्स है जो गाइड करते रहते हैं। और ये इसलिए ये ज्ञान जो है, बहुत सारा ज्ञान चैनल के माध्यम से निकला है। तो यस, यू कैन बी इन कॉन्टेक्ट विद स्पिरिट्स, परंतु ये है संसार के लोगों के लिए। हमारे लिए तो सीधा ब्रह्मा है, बैठा है। आज कहा ना, बूढ़ा ब्रह्मा, बूढ़ी माँ, बूढ़ा है वो, माँ प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता बूढ़ा और माता बूढ़ी, बूढ़ा है। तो हमारे लिए ये मीडियमशिप का ज्ञान बहुत काम का है। कहाँ पर? कि हम ब्रह्मा को आह्वान कर सकते हैं स्वयं में, शिव बाबा को, कि बाबा अभी कुछ बोलना है, तो बाबा आप प्रवेश करो और आप बोलो, आप मुझे प्रेरणा दो। हम इस रीति से इसका प्रयोग कर सकते हैं। संसार के लोग किस लिए प्रयोग करते हैं? कि वो मीडियम से गाइडेंस लेते हैं, वो मीडियम बनते हैं उस एंजल का जो कि संसार में है, हवाओं में, जो इनविजिबल बीइंग्स है, इममटेरियल बीइंग्स है। उनको कहते हैं मीडियमशिप, चैनलिंग, ऑरा रीडिंग, चैनलिंग, ये दो टेक्निक्स है। और साइकिक सर्जरी, तो वो उनको गाइड करते हैं कि ये करो, वो करो। जो कोई दुखी व्यक्ति आया, अब उसका दुख कैसे दूर करे, तो वो पूछते हैं आर्च एंजल से कि एंजल मुझे बताओ, ये बेचारा दुखी है, इसका कैसे दुख करूं। तो वो उसको बताते, ये बताओ उसको, तो वो बताते। भारत में जो माता पिता आती है ना, हाँ ऐसे करते, हाँ ये सब बहुत चलते रहता है संसार में, पर इसका दुरुपयोग भी संसार में बहुत हुआ है। हमें याद है, हमें लेके गई थी हमारी मम्मी, एक बार हम छोटे थे, वो थी ऐसे 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 झाड़ू से मारा था, ऐसे करते हैं ना। तो वो सब चैनलिंग है, पर उसका दुरुपयोग तंत्र और ये सब नेगेटिविटी, जादू टोना तंत्र, ये सब में चला गया। जो वास्तविक जो किया जाना चाहिए वो है
हेल्प के लिए, संसार की मदद के लिए। आज का स्लोगन है, सुखदेव भाई कौन हो तुम? दुख अशांति मिटाने वाले सुखदेव, दुख दूर करने वाले सुखदेव बनना नहीं है। तो ये जो है मीडियम जो है, हायर स्पिरिट के साथ कनेक्शन में रहो, पर किस लिए? विश्व कल्याण के लिए, संसार को शक्ति देने के लिए, संसार को हील करने के लिए, हीलिंग देवी बनना है। तो ये फायदे का है। दूसरी बात है प्लास्टिक। तो ये दो अलग अलग टॉपिक है। उस दिन हमने कहा था जितना हो सके किचन का जो भी प्लास्टिक है उसको रिप्लेस करते जाओ। डोंट ईट प्लास्टिक, डोंट ईट। ये पर मुश्किल काम है, नहीं तो जाके सीधा तो फेंक फाक नहीं चालू कर देना, घर वाले दुखी हो जाएंगे। पर जितना हो सके प्लास्टिक को हटाते जाना है। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक से यूज की हुई सारी चीजें, प्लास्टिक मग, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक की बातें, उसके रिप्लेस करो। स्टील है, एल्यूमिनियम है, ग्लास है, ये सब से रिप्लेस करो। तांबा, कांच, ये जो भी है उन सब से रिप्लेस करो। परंतु प्लास्टिक इज डेंजरस हर रीति से, पर्यावरण की दृष्टि से भी, सब दृष्टि से। गवर्नमेंट ने तो बैन, हमें याद है एक बार कोई हमारे रिश्तेदार और कोई आ रहे थे यहाँ पर, माउंट में पहुंचे, तो हमने कहा माउंट में ना बिल्कुल हमारे यहाँ प्लास्टिक थैली तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, हमारा बहुत स्ट्रिक्ट है इधर। फिर हम उनको लेके किसी दुकान में गए, वहीं पे वो दुकानदार ने प्लास्टिक में दिया। हमने कहा लो अभी तो इतनी डींगे मार के आए उनके सामने कि माउंट में बहुत स्ट्रिक्ट है, ये आपका चलेगा नहीं। वो बेचारे सब अपना सामान रख दिया प्लास्टिक वाले, और उनको दुकान में लेके गए, दुकानदार ने वही दिया। प्लास्टिक दुनिया है ये। तो जितना हो सके धीरे धीरे रिप्लेस करते जाओ, और जो भी प्लास्टिक वाली चीजें उनको बांटते जाओ। आप यूज करो खुद, आप खुद एटलीस्ट खुद से तो चालू करो। फेंकने में तो हृदय विदीर्ण होगा, इतना जल्दी थोड़ी ना। एक चम्मच नहीं दिखता है तो माता की हालत क्या खराब हो जाती है। एक चम्मच, बेचारी 10 साल से वो मेड काम कर रही है, उस पर भी शक करती है, ये इसी ने चुराया होगा, करती है। नेक्स्ट और भी जुड़ा है कुछ ना? इसका तो हो गया। प्राणी की यात्रा में, प्राणी की यात्रा नेचुरल यात्रा है। प्राणी की यात्रा अर्थात प्रकृति के समीप जाने की यात्रा है, जो नेचुरल है वो। और जितना हो सके चीजें कम 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 करते जाना है। किचन धीरे धीरे आपका एक्स्ट्रा रूम बन जाए, फ्रिज तुम्हारा बुक स्टोर बन जाए, टॉयलेट एक एक्स्ट्रा रूम, उसकी जरूरत ही कम पड़ रही है ना, क्योंकि उसकी जरूरत तो तब पड़ती है 3 बार जाओ, क्योंकि 3 बार खा रहे हो, टोली खा रहे हो तो सब निकालो। यहाँ तो खाना पीना ही धीरे धीरे हमारा कम होते जा रहा है, सूक्ष्म होते जा रहा है। तो वो ये जो कमरे जो है ना, जो किचन में जो वो रैक वगैरह, उसमें किताबें रख सकते हो अच्छी, क्योंकि क्या डब्बे डुब्बे तो काम के ही नहीं है। फ्रिज में किताबें, बुक्स, लाइब्रेरी बनाओ किचन को। पर्यावरण, एक समाज सेवी होता है, पर्यावरणविद, और एक समाज सेवी होता है। वो एक ग्रुप के साथ कहीं जाता है समाज सेवा के लिए। फिर नदी, उनको प्यास लगती है, नदी के पास जाते हैं सब लोग। वो एक अपने पात्र में पानी भरता है, और उसको मुंह धोना होता है और दांत साफ करने होते हैं। वो तो करता है, पर वो पानी खत्म हो जाता है। उसको कहता है अरे मैंने क्या कर दिया, पानी पूरा खत्म कर दिया। वो जो दूसरे साथी होते हैं उसके, अरे चिंता क्यों करते, इतनी बड़ी नदी बह रही है, पानी और ले लो। वो कहता है मेरे पास ऐसा नहीं कि नदी फुल है मतलब मैं कितना भी लेता रहूं। इसका मतलब ये नहीं कि नदी फुल है मतलब मैं कितना भी लेता रहूं। मुझे अधिकार नहीं है, ईश्वरीय अधिकार नहीं है कि मैं पर्यावरण का गलत प्रयोग करूं। मुझे कम प्रयोग करना चाहिए था, मेरे से गलती हुई है। इकोनॉमी, यहां पर 8-8 बकेट भर भर के पानी नहाने के लिए कौन देखता है। हर चीज की बचत हो। हीटर लगा के रखते, रात भर हीटर चालू रहता है, कमरा एकदम हॉट। क्यों चाहिए? आधा घंटा लगाओ, बंद कर दो, खत्म। फैन चालू ही रहता है, इधर क्लास में बैठे, उधर कमरे में क्या फैन चालू। हीटर चालू करते हैं ना, कितना उसमें ऊर्जा, इधर कितना खर्चा है हर चीज का। तो ये बचत का मार्ग है, इकोनॉमी का, इकोलॉजी का मार्ग है। अगला नेक्स्ट है बीमारी वेरिकोस वेन
कि प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। अभी जुलाई में लेज़र ट्रीटमेंट लिया, वैसे कोई दवाई नहीं चलती। और एक बात, जब मैंने अप्रैल मई में 108 दिन की लिक्विड भट्टी की तो हीमोग्लोबिन 11.5 से 8.5 तक आ गया। अभी के लिए ये सवाल, बेयरफुट वॉकिंग मैं कर सकती हूँ? फ्राइडे ड्राई फास्ट, मंडे रॉ, ये सारा कर रही हूँ, पर नेचर के साथ का कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अभी क्या करूँ? सबसे पहले तो रॉ ड्राई बेयरफुट कर रहे हैं, चालू रखो, पर वो इस स्वार्थ से नहीं करना है कि ये करूंगी तो वो मिलेगा, वो करूंगी तो वो मिलेगा। प्रेम से करो जो भी करना है। एक दूसरा, हीमोग्लोबिन जो ड्रॉप हो गया, उस हीमोग्लोबिन ड्रॉप के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आयरन डिफिशियंसी है, B12 डिफिशियंसी है, वो थोड़ा चेक करो लेवल। क्यों डिफिशियंसी हुई उसको ढूंढो, कारण को ढूंढो। कारण ढूंढना महत्वपूर्ण है, खाली ये कम हो गया वो कम हो गया नहीं। और फिर उस अनुसार आहार को अपने सेट करो। और तीसरा बताया लिक्विड भट्टी की, हाँ वो की थी पिछली बार। अभी क्या और कुछ? बेयरफुट का हो गया, बेयरफुट कर सकती हूँ? करो। पूछा वो वेरिकोस का सर्जरी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचर के साथ कुछ नहीं कर पा, ये नेचर की तो भट्टी है। नेचर से कनेक्शन जुड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते। नेचर के लिए नेचर टाइम निकालना पड़ेगा। पहाड़, नदियाँ, कुछ तो छत पे जाओ, शहर में रहते हैं तो गार्डन में जाओ, चलो ठीक है, छत में घर रहो। में सुबह का समय तो फिर भी रहता है। गमले रख दें, गमले रखो, घर को डेकोरेट करो, घर को प्राणिक होम बना दो। कितनी सारी चीजें कर सकते, सब कर सकते। इतना आसान नहीं है ना। छत पे जाओ, सुबह सुबह गार्डन में जाओ, मॉर्निंग वॉक करो 5 से 6 बजे तक। जैसे दिल्ली में कल का ही न्यूज थी, दिल्ली की सबसे पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है दिल्ली का, 360 के अबव। न्यूज की कल की इंग्लिश न्यूज़पेपर में है। तो सुबह का टाइम तो थोड़ा निकाल सकते हो जब संसार सोया रहता है। कल की मुरली में था ना, जब चोर चोरी नहीं करता, विकार विकारी में नहीं जाते विकारी। यह समय जो है सुबह का अमृत वेला, तो वो समय इसके लिए भी। अमृत वेले के समय प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। 2 बजे से 6 o'clock तक, 5 o'clock तक बहुत हाई लेवल की प्राण ऊर्जा होती है, क्योंकि संसार के वातावरण शुद्ध, विकारी लोग सोए हुए हैं। इसीलिए तो जुड़ो, संकल्प करो, अपने आप प्रकृति चल के आएगी। 326 दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स। और माउंट का आज का देखो 50-60 रहता है माउंट का। आइडियली 50 से नीचे होना चाहिए, अर्थात शुद्ध हवा। और वो भी माउंट के उन एरिया में चले जाओ, अंदर गुफा विखा में, वहां तो बहुत शुद्ध होता है। नेक्स्ट, बी शुड वेस्ट स्लोली ऑन प्राण ऊर्जा आफ्टर स्लोली क्विटिंग रॉ फूड, देन वाई आवर डाइजेशन सिस्टम while juice, liver, gallbladder are made to digest when our ancestors used to live on प्राण ऊर्जा। ये सारा जो मनुष्य शरीर है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, इसमें बहुत सारी थियरीज है। ये समझाने के लिए इसको हम आगे लेंगे। फिर क्रिएशन की थियरी एक है, डार्विन की एक थियरी है। मनुष्य का अब का जो शरीर है, ये मत समझना 200 साल पहले ऐसे ही था, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और कई सारे ऑर्गन्स, हमारी छाती ऐसी नहीं थी सतयुग में। देवताओं की छाती ऐसी थी क्या? छाती बड़ी थी, पेट छोटा था। अभी पेट बड़ा है, छाती कम है, क्योंकि वहां लंग्स की साइज ज्यादा थी, पेट की छोटी। पेट का काम कम था वहां, अभी पेट की साइज बढ़ गई है, ये कम हो गई है। इसलिए जो ज्यादा खाते हैं वो एक्सेस, उनको सांस फूलता है। क्यों? जो मोटे होते हैं उनकी सांस फूलता है। क्यों? क्योंकि लंग्स छोटे हैं, पेट बड़ा है। जो मोटे होते हैं उनको भागने को कहो, मैराथन भाग पाते हैं क्या? भागते हैं बिल्कुल, क्योंकि पेट बड़ा है। सतयुग में उल्टा होता था, वहां लंग्स आर द ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, नॉट स्टमक, नॉट इंटेस्टाइन्स। ये बड़ा था, यहाँ पे डाइजेशन सब कुछ होता था। तो ये चेंजेस के साथ में बहुत कुछ हुआ है। इसलिए हमको दांत क्यों है, चबाना नहीं है तो, फिर पेट क्यों है, डाइजेशन नहीं करना है तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये दांत भी, ये कोई इसका काम खाली चबाना नहीं है, ये हमारे चेहरे को एक सुंदरता देता है, एक ढांचा है वो जिस पे हम बने हुए हैं। तो
ये बातें हम अगली बार डिस्कस करेंगे। ये एनाटॉमी की बात है। देवताओं की एनाटॉमी और मनुष्यों की एनाटॉमी में क्या अंतर है? देवताओं की फिजियोलॉजी, मनुष्यों की फिजियोलॉजी, देवताओं की बायोकेमिस्ट्री, मनुष्यों की बायोकेमिस्ट्री में क्या अंतर है? ये अच्छे टॉपिक है। हिस्ट्री तो क्या, देवताओं की कोई हिस्ट्री नहीं है। एक लास्ट प्रश्न, लास्ट। My weight before Bhatti was 59. It is now stable at 55, but everyone around me is saying that I have got too thin and dark. Kindly provide the solution. वो बता दिया है, वजन बढ़ाओ ना, जो कि दूसरे भी नहीं थोड़ा बढ़ाओ और दूसरे खुश हो जाए बस। ज्यादा उनको दुखी करके इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ना है। वो भी खुश रहे, टोका टाकी ना हो, प्राणिक यात्रा सफल हो, वजन भी घटे ना, ये है लक्ष्य। आप भी कुछ, हम भी कुछ, तुम अपना चलने दो। आप अगर ठीक ठाक दिखने में रहोगे ना तो कोई कुछ नहीं कहेगा। वो तुम जो करना है करते रहो, सेवा ढंग से करो, बाकी ये जो करना है करते रहो बस। पर हाँ, वो दिखने में जरा ढंग के दिखने चाहिए। हम कैसे बताए लोगों को ये हमारा सेवादारी है? थोड़ा कपड़े पड़े अच्छे पहन लो, टाई वाई लगा दो। इसलिए वजन थोड़ा ज्यादा रहे तो अच्छा ही है इस यात्रा में। हायर साइड रहो तो अच्छा है। हाँ, थोड़ा पहले बढ़ा लो उसको, पर लिक्विड लिक्विड विथ कैलोरीज से बढ़ाना, बस इतना मत भूलना। ये अंतिम है। एक प्रश्न लिख पूरा। अच्छा, एक पढ़ लो और। एज 29, नो डिजीज। मैं 3 सप्ताह से हर शनिवार को SDF कर रहा हूँ। प्रथम शनिवार तो इतना मजा आया कि जैसे सभी विकारों पर विजय हो गई हो। बाद में और कल को भी शरीर में इतना कंपन और इमोशनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस हो रहा था जैसे पूरा नर्वस सिस्टम करा रहा हो। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा। SDF किस में ऐसी परिस्थिति से कैसे डील करें? कुछ विधियां ट्राई भी की, जैसे बॉडी स्कैनिंग, मुरली रीडिंग एंड टेम्परेरी रिलीफ मिला। डिटॉक्स को डाइल्यूट करो, डिटॉक्स को डाइल्यूट करो। जब आप लिक्विड फूड पे जाते हो तो SDF मतलब सॉलिड फूड वैकेशन। हाँ, सॉफ्ट ड्राई फास्ट करना ही नहीं है, क्योंकि बहुत क्विक डिटॉक्स होता है उसमें। इसके लिए अपने डिटॉक्स को डाइल्यूट करो, कुछ खाओ, सुबह से ही खाना चालू करो, पीना चालू करो। खाना मतलब पीना, खाना नहीं, पीना। लिक्विड वाला करो। हाँ, जहाँ पे खाना शब्द अगर गलती से बोला तो समझना वो पीना है, ठीक है? तो खाने का तो सवाल ही नहीं है। खाना सबसे बड़ी बाधा है इस यात्रा में। नॉन ईटिंग में एंट्री करने के सिवा आगे बढ़ ही नहीं सकते। ड्रिंकिंग, हाँ वो तो है ही। ईटिंग महा शत्रु। तो सबसे पहले अपने डिटॉक्स को डाइल्यूट करो। ड्राई फास्ट नहीं करना है, वाटर फास्ट नहीं करना है। ये दोनों चीजों में क्विक डिटॉक्स होता है और तुरंत वेट लॉस होता है। इसलिए धीरे धीरे डाइल्यूट कर देंगे, क्विक नहीं, स्लो स्लो स्लो। सुबह से चालू करो, लिक्विड 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 लिक्विड, और थोड़ा लिक्विड विथ कैलोरीज, पानी नहीं, उसमें शहद डाल दो, उसमें और कुछ कर दो, पर वो कैलोरी वाला हो। और हो सके तो थिक लिक्विड कर दो एक बार 24 घंटे में। अर्थात सूप, पर बहुत गाढ़ा वाला सूप, अच्छा वाला। उसमें आलू विलू डाल दो, थोड़े मैश्ड करके, उसमें टमाटर डाल दो, उसमें वो डाल दो, सब डाल दो, उसमें नट क्रीम डाल दो, चाहे तो एक बूंद घी की भी डाल दो। तो वजन बढ़ जाएगा। और जब वजन बढ़ेगा ना तो कॉन्फिडेंस रहेगा इस यात्रा में आगे बढ़ने का। अगर वजन ही घट गया है तो फिर मन में प्रश्न उत्पन्न होंगे, और दुनिया तो ऑलरेडी दुश्मन बनी हुई है, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, वजन बढ़ गया तो दूसरे अपने आप पीछे आएंगे। ना खाए वजन बढ़, उनको लगा अगर खाते पीते कुछ नहीं और इनका वजन भी नहीं घटता और सब ठीक ठाक करते और बीमार नहीं पड़ते। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार। नहीं बहाने कोई उलाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। तू पार कर हर मुश्किलों का समंदर, एक उफान भर। ओम शांति। तन तो फानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान। साधना में पी ले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान। नहीं
युग युग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। कर दे हर मुश्किलों का समंदर। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उलाहने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उड़ाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, मुश्किलों का समंदर।